ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन अपन टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अमालगमेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी आपका आइडेंटिफाई करना कि अमालगमेशन कौन से टाइप का है, कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, वो एक क्वेश्चन ही इनफ है, उसके अलावा मर्जर का क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम में मर्जर का क्वेश्चन आता भी नहीं है। एग्जाम में आपका मेथड आएगा, वो आएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का। सबसे पहली बात, परचेज मेथड कब अप्लाई होता है? परचेज मेथड की थ्योरी क्लियर कर लो। परचेज मेथड कब अप्लाई होता है? जब मर्जर की 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तब मेथड कौन सा लगेगा? परचेज मेथड। आपको एक ट्रिक बताऊं परचेज मेथड पता करने की। अगर क्वेश्चन में परचेज करने वाली पार्टी, परचेज करने वाली कंपनी, सेल करने वाली कंपनी को पेमेंट कैश में कर रही हो, अगर क्वेश्चन में कैश वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, तो वो मेथड कौन सा हो जाएगा आपका? परचेज मेथड। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मर्जर मेथड के अंदर आपको परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट केवल और केवल शेयर के फॉर्म में करना था। किस फॉर्म में? केवल और केवल शेयर के फॉर्म में। लेकिन परचेज मेथड के अंदर आप पेमेंट शेयर में भी कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा हिंट है परचेज मेथड को आइडेंटिफाई करने का, कि परचेज मेथड में पेमेंट, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट शेयर में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, परचेज कंसिडरेशन में कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहला मेथड आता है इसके अंदर लमसम मेथड। सबसे पहला मेथड आता है इसके अंदर लमसम मेथड। लमसम मेथड के अंदर आपको एक अमाउंट गिवन होती है। लमसम मेथड के अंदर आपको डायरेक्ट अमाउंट गिवन होती है और ये अमाउंट गिवन होती है डायरेक्ट पीसी की, तो आपको कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। इसका एक एग्जांपल दो सर। एग्जांपल क्या है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों अब्सॉर्ब कर ली, दोनों को टेक ओवर कर ली ए बी लिमिटेड ने। केस है परचेज का। क्वेश्चन ने साफ साफ क्लियर बोल दिया कि ए बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 10 लाख दिए और बी लिमिटेड को 15 लाख दिए। साफ अमाउंट दे दी कि हमने आपकी पूरी कंपनी खरीद ली और कंपनी खरीदने के बदले में हम आपको 10 लाख दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं। इसमें आपकी सारी एसेट्स आ गई, सारी लायबिलिटीज आ गई, सब कुछ आ गया। वो मेथड कहलाता है लमसम मेथड, जहां पे आपको डायरेक्ट अमाउंट गिवन होती है परचेज कंसिडरेशन की। ठीक है, सेकेंड मेथड इसमें आता है नेट असेट्स मेथड। इसमें भी सेकेंड मेथड कौन सा आता है? नेट असेट्स मेथड। सबसे पहली बात, नेट असेट्स मेथड की मैं डिटेल बता दूं आपको। सबसे पहली बात, यहाँ पे असेट्स को जो टेकन ओवर किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। मेथड अमालगमेशन अपने आप में चैप्टर थोड़ा भारी है। और दूसरी बात, अमालगमेशन के अंदर आपको परचेज मेथड और मर्जर मेथड में डिफरेंस होना चाहिए। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ दोनों में डिफरेंस करते हुए। मर्जर मेथड के अंदर असेट्स टेक ओवर करते थे आप बुक वैल्यू पे, लेकिन परचेज मेथड में असेट्स टेक ओवर होगी मार्केट वैल्यू पे या एग्रीड वैल्यू पे। ये असेट्स टेक ओवर कौन सी वैल्यू पे करोगे? मार्केट वैल्यू पे, पहला रूल। दूसरा, आपके असेट्स टेकन ओवर हो गई एग्रीड वैल्यू पे। दूसरा रूल, लायबिलिटीज का भी सेम रूल, कि जो लायबिलिटीज टेक ओवर होगी किसके द्वारा? ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा। लायबिलिटीज टेकन ओवर करेंगे, मर्जर मेथड में होती थी बुक वैल्यू पे, परचेज मेथड में वही सेम मार्केट वैल्यू पे। ये दोनों तो फिर भी चलो इजी हो गए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रिजर्व से रिलेटेड। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रिजर्व से रिलेटेड रूल क्लियर करने के लिए पहले दो पार्ट में आपके क्वेश्चन को बांट दूंगा। एक होते हैं आपके नॉर्मल रिजर्व, जनरल रिजर्व। एक होते हैं आपके नॉर्मल रिजर्व, जनरल रिजर्व। एक होते हैं आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व। सबसे पहले रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब आपका वो प्रॉफिट का हिस्सा जिसको कि आपने फ्यूचर के लिए बचा के रख रखा है। जनरल रिजर्व मतलब किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है, नॉर्मल आपने सेविंग कर रखी है, वो कहलाता है जनरल रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व में वो रिजर्व आते हैं जिनको की मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल कंफर्म है, आपको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, उसको लिए आप उसको मना नहीं कर सकते, वो कहलाता है आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब अमालगमेशन का मेथड कौन सा चल रहा है? परचेज का। परचेज करने के मेथड के अंदर ट्रांसफरर कंपनी, खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी के सारे रिजर्व नहीं ले जाती है। बहुत ध्यान से समझना, रिजर्व ट्रांसफरर कंपनी के केस में बता रहा हूं मैं आपको, जनरल रिजर्व को तो वो लेके जाएगी ही नहीं। यानी जनरल रिजर्व ट्रांसफरर कंपनी के, जो बेचने वाली कंपनी है, उसके रिजर्व उसी के पास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी मर्ज नहीं हो रही है, यहाँ पे एक कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को बेच रही है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व तो उसी के पास रहेंगे, यानी जनरल रिजर्व का आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। बात करें स्टैट्यूटरी रिजर्व की,
बेचने वाली कंपनी के पास जो स्टैट्यूटरी रिजर्व थे, उन स्टैट्यूटरी रिजर्व को आपको खरीदने वाली कंपनी को भी मेंटेन करने पड़ेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर एज इट इज। मतलब रिजर्व की कैलकुलेशन, रिजर्व को पीसी की कैलकुलेशन में ध्यान नहीं रखा जाता है, रिजर्व को परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में ध्यान में नहीं रखा जाता है। बस जनरल रिजर्व को तो आप भूल जाओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको छोड़ दो, उसका कोई रोल नहीं है। स्टैट्यूटरी रिजर्व की बात करें तो जो स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफरर कंपनी के मेंटेन कर रखे थे वो आपको भी मेंटेन करके चलने हैं, वो आपको भी अपनी बैलेंस शीट में मेंटेन करके चलने हैं। इसकी एक जनरल एंट्री बनती है और वो जनरल एंट्री क्या बनती है स्टैट्यूटरी रिजर्व की? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट DR टू स्टैट्यूटरी ये रिजर्व। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट जाते हैं। ये आपके बैलेंस शीट में शो होता है रिजर्व के अंदर, बैलेंस शीट में शो होगा रिजर्व के अंदर, और ये बैलेंस शीट में शो होगा नॉन करंट असेट्स के अंदर। ठीक है, चलो सर अब थोड़ा सा और एक बार इनको समराइज कर दो, एक बार इनको क्लियर कर दो कैसे क्या। मैं लमसम मेथड को ऊपर से मिटा रहा हूं, ध्यान देना, मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं नेट असेट्स मेथड में। अब नेट असेट्स मेथड में आपका परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा? परचेज कंसिडरेशन अगर बात करें, या एक तरीके से देखो, नेट असेट्स मेथड में नेट असेट्स वैल्यू, आपकी नेट असेट्स वैल्यू कैसे निकलेगी? आपकी जो कल निकली थी उसी तरीके से कैसे निकलेगी? असेट्स की वैल्यू माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू, असेट्स की वैल्यू माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू, वो कहलाती है आपकी नेट असेट्स वैल्यू। असेट्स की वैल्यू माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू, वो वैल्यू कहलाती है आपकी नेट असेट्स वैल्यू। अब तीन बातें, अगर आपकी नेट असेट्स वैल्यू और आपका पीसी दोनों इक्वल है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने पीसी ज्यादा दे दिया नेट असेट्स वैल्यू से तो वो कहलाता है आपका गुडविल, वो कहलाता है आपका गुडविल का पैसा। और सेकंड केस, जब आपने नेट असेट्स वैल्यू का पैसा ज्यादा दे दिया पीसी से तो वो कहलाता है आपका रिजर्व की कैलकुलेशन। ये आपका टॉपिक परचेज मेथड का खत्म हो चुका है। मैं सारी चीजों को एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखता हूँ। सबसे पहली बात, आपका अमालगमेशन का मेथड कौन सा चल रहा है? अमालगमेशन का मेथड चल रहा है परचेज वाला। मर्जर वाला मेथड खत्म हो चुका है, ध्यान देना, मर्जर वाला मेथड खत्म हो चुका है। अमालगमेशन का मेथड चल रहा है परचेज वाला। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, अमालगमेशन परचेज मेथड के अंदर नेट असेट्स मेथड अपना कंटिन्यू कर रहा है। यहां से नेट असेट्स मेथड में जो भी, एक बहुत इजी बात, मैं ट्रांसफरर और ट्रांसफरर कंपनी के अलावा एक इजी वर्ड बोलता हूं, खरीद बेचने वाली कंपनी और खरीदने वाली कंपनी। मुझे बताओ पैसा कौन देगी? खरीदने वाली कंपनी। किसको देगी? बेचने वाली कंपनी को। मेथड कौन सा है? परचेज मेथड। सबसे पहली बात, बेचने वाली कंपनी की जो असेट्स थी वो असेट्स खरीदने वाली कंपनी किस वैल्यू पे लेके जाएगी? मार्केट वैल्यू पे या एग्रीड वैल्यू पे, कुल मिला के बुक वैल्यू पे लेके नहीं जाएगी। लायबिलिटीज कौन से वैल्यू पे लेके जाएगी? वही एग्रीड वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे लेके नहीं जाएगी। ये पहला डिफरेंस है परचेज और मर्जर मेथड में। डिफरेंस दोनों क्लियर कर लेना। असेट्स और लायबिलिटीज कौन सी वैल्यू पे जाती है? मार्केट वैल्यू या एग्रीड वैल्यू पे। दूसरी बात, रिजर्व की कैलकुलेशन। रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। बेचने वाली कंपनी के जनरल रिजर्व को आप बिल्कुल भूल जाओ। बेचने वाली कंपनी की बुक में जो जनरल रिजर्व दे रखे हैं उसको आपको खरीदने वाली कंपनी की बुक में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं देना है, क्योंकि वो रिजर्व वो उसी कंपनी के पास मेंटेन रहेंगे। आपको क्या करना है? रही बात स्टैट्यूटरी रिजर्व की, पहले इसका मीनिंग, स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब वो रिजर्व जिनको की अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपको मेंटेन करना ही करना पड़ता है, वो कहलाते हैं आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब जो बेचने वाली कंपनी थी यानी ट्रांसफरी कंपनी थी, ट्रांसफरर कंपनी के पास जब उसकी बैलेंस शीट आ जाएगी, जब उसकी एसेट्स आ जाएगी, जब उसका बिजनेस आ जाएगा, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व इसको भी एज इट इज मेंटेन करने पड़ेंगे। और एक जनरल एंट्री पास होगी, वो जनरल एंट्री कौन सी है? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट DR टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी रिजर्व को रिजर्व के पार्ट के अंदर और इसको नॉन करंट असेट्स के पार्ट के अंदर। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। जितनी अमाउंट के स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको ट्रांसफरी कंपनी के अंदर दे रखे हैं उनको एज इट इज उठा के ट्रांसफरर कंपनी के अंदर स्टैट्यूटरी रिजर्व के नाम से दिखा दो, और सेम अमाउंट से नीचे नॉन करंट असेट्स के अंदर एक अकाउंट ओपन कर दो, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। मतलब दोनों साइड सेम अमाउंट आ गई, मतलब इफेक्ट जीरो। ये तो निबट गया पूरा नेट असेट्स मेथड। अब नेट असेट्स मेथड में पीसी कैसे निकलती है? सबसे पहले निकलेगा नेट असेट्स वैल्यू। नेट असेट्स वैल्यू यानी जितनी असेट्स लेके गए
माइनस जो लायबिलिटीज है उसको लेस कर दो, ये कहलाती है आपकी नेट एसेट्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके किसके पास गई, ए बी लिमिटेड के पास। अब मैं बात करता हूं पैसा कौन देगी, ए बी लिमिटेड। किसको देगी, ए को और बी को। ए लिमिटेड की जितनी असेट्स थी उसमें से लायबिलिटीज घटाने के बाद वैल्यू आई 20 लाख। 20 लाख मतलब ए लिमिटेड को पैसा कितना देना चाहिए था, 20 लाख, क्योंकि जितने की एसेट्स आई उतने पैसा दोगे आप। अगर ए बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एग्जैक्ट वैल्यू दी 20 लाख की, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, भैया जितना पैसा बनता था आपको उतना पैसा दिया। लेकिन सोचो अमाउंट बनती थी 20 लाख, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया 25 लाख का, तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा दिया वो किसका दिया है, गुडविल का। चलो छोड़ो, एक और बेस्ट एग्जांपल लो। आपके सिटी के अंदर कोई फेमस शॉप है, आपके सिटी के अंदर कोई फेमस शॉप है जिसका बहुत ब्रांड है, बहुत नेम है उसका, बहुत अच्छी जगह है वो, यानी लोकेशन वाइज, लोकेलिटी वाइज, नेम वाइज बहुत अच्छा ब्रांड नेम है। आप सोचो उस बिजनेस को आप सोल्ड आउट करने जाओगे, माना कि उस जहां पे वो बिजनेस लोकेट है, जहां पे वो बिजनेस है, उस एरिया के प्रॉपर्टी की कीमत आई 40 लाख, उसके अंदर जितना भी उसका गुड्स पड़ा था उसकी कीमत आई 10 लाख, मतलब टोटल वैल्यू कितनी उसकी 50 लाख। अब सोचो उसका ब्रांड नेम गुडविल इतना अच्छा है कि आपने उसको 50 लाख की जगह 70 लाख का पेमेंट किया, तब आप क्या बोलोगे कि भैया 50 लाख तो तेरी जमीन की कीमत थी, तेरी चीज की कीमत थी, जो 20 लाख मैंने ज्यादा दिया ना वो तेरी गुडविल के, उसके रेपुटेशन के। ठीक है, सोचो 50 लाख की वैल्यू थी, आपने 50 लाख की पेमेंट किया, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, जितना बना उतना दे दिया। लेकिन सोचो उसकी शॉप बिल्कुल अपोजिट ऐसी जगह है जहां पे कोई बिजनेस ही नहीं करना चाहता, वहां का माहौल बहुत खराब है, वहां की आसपास की लोकेलिटी एरिया बहुत खराब है। अब सोचो उस प्रॉपर्टी को आप खरीदने गए, 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने उसको कहा मैं तो केवल 30 ही दूंगा, लेना हो तो ले, नहीं लेना हो तो मत ले। वो 30 लाख में आपने उसकी पूरी 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो जो यहाँ पे 20 लाख आपने कम दिए हैं वो आपके रिजर्व का पार्ट है। समझ में आ गया? जितनी नेट असेट्स बनती थी इक्वल पेमेंट दिया, कोई दिक्कत नहीं। जितनी नेट असेट्स बनती थी ज्यादा पैसा दे दिया, गुडविल, कम दे दिया, रिजर्व। नेट असेट्स कैसे निकलेगी, असेट्स माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू। लायबिलिटीज में क्या क्या कवर होगी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू या एग्रीड प्राइस पे। कौन सी वैल्यू पे नहीं जाएगी, बुक वैल्यू पे। रिजर्व का क्या रूल है, जनरल रिजर्व को भूल जाओ, स्टैट्यूटरी रिजर्व को आपको एज इट इज मेंटेन करना है। और एंट्री क्या बनती है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट DR टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। रिजर्व कहां जाएगा, रिजर्व के अंदर, और ये कहां शो हो जाता है, नॉन करंट असेट्स के अंदर। एक बार बच्चों जूम कर रहा हूं पूरा, ये इसको एज इट इज उतार लेना। सबसे पहले उतारना आपको ये वाला पोर्शन, फिर उसके बाद जहां ये खत्म होता है उसके बाद ये ऊपर वाला उतारना है ये वाली हेडिंग के साथ। ठीक है, ध्यान से जूम कर दो एक बार, पूरा ढंग से नोट डाउन कर लेना, बाद में काम में आएगा। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।